जी, लास्ट टाइम हमने जो क्लास में डिस्कस किया था वो था चार्ल्स डिकन्स। और डिकन्स की हमने काफ़ी चीज़ें जो काफ़ी ज़्यादा उसके नॉवेल्स हैं और उन सब को हमने देखा था। लेकिन डिटेल में जो नॉवल हमने देखना है वो अ टेल ऑफ टू सिटीज़ ही है, जो कि हम आज जो सेकंड लेक्चर जो होगा उसके अंदर देखेंगे। इसमें मैंने आपको 2-3 बातें बताई थी, वो ज़रा दोबारा रिव्यू के लिए ज़रा दोबारा बता देता हूँ कि इसका जो हिस्टोरिकल नॉवल है, उनके अंदर अ टेल ऑफ टू सिटीज़ है और दूसरा नॉवल बारनाबी रूज है। और बारनाबी रूज जो है ये गॉर्डन रॉइट्स थे एक, उनके बैकड्रॉप में लिखा गया था। और अ टेल ऑफ टू सिटीज़ फ्रेंच रेवोल्यूशन के बैकड्रॉप में लिखा गया है। और जो इसका फर्स्ट जो नॉवल था वो पिकविक पेपर्स है, फिर उसके बाद ओलिवर ट्विस्ट, निकोलस निकलबाय और ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप और इस तरह के कई उसके नॉवेल्स हैं। यकीनन आप लोगों ने अगर पढ़े होंगे तो आपको पता लग चुका होगा कि इसकी काफ़ी ज़्यादा एक रेंज है। लेकिन कुछ ख़ास बातें थी, और वो क्या थी कि चाइल्डहुड कैरेक्टर्स जो उसने यानी कि लिए हैं कि बच्चे बच्चे यानी कि उसने अपने इंट्रोड्यूस करवाए हैं, और फिर वो एक बर्लंग्स रॉमन के स्टाइल में वो ग्रो अप करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होते हैं। और इसका जो बेस्ट नोन नॉवल था वो मैंने आपको बताया था कि डेविड कॉपरफील्ड है। ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर जो है ना एक और जो चीज़ मेरा ख़्याल है, मैं आपको शायद मैंने आपको बताया था, अब मुझे वो याद नहीं है, कि अमेरिका इसने 2 विज़िट्स किए थे। और इसने जो अमेरिका के अंदर जिस तरह की भी सोसाइटी चल रही थी उस दौर में, उसके ऊपर इसने थोड़ा-सा रिएक्शन भी शो किया था। तो जिस नॉवल में इसने अमेरिका यहाँ तक शायद जो है ना, मुझे याद पड़ रहा है कि मैंने आपको करवाया, हो सकता है किसी और जगह पे किसी और क्लास में कहा हो। और इस रिएक्शन में इसने जो है ना नॉवेल्स लिखे थे। और वो रिएक्शन इसलिए था कि अमेरिकन सोसाइटी ज़रा किसी और तरह फ्लरिश कर रही थी। अ, मतलब एज़ कम्पेयर टू इंग्लैंड, वो किसी और तरह चल रही थी। और ये जो इसका नॉवल है जो इसने अमेरिकन रिएक्शन में लिखा था, वो उसका नाम है मार्टिन कज़ल्वेट। और मेरा ख़्याल है ये भी मैंने लिखा होगा। ख़ैर मार्टिन कज़ल्वेट, मैं इसके और इसके स्पेलिंग ज़रा अजीब-ओ-गरीब से हैं। और लेकिन इसके और ये भी जो है ना वो हमने डिस्कस किया था कि इसकी पॉपुलैरिटी जो है वो एकदम थोड़े अरसे के लिए ज़रा नीचे गई थी, और वो इस नॉवल की पब्लिकेशन के बाद हुआ था। ठीक है, जब अमेरिकन पीपल का रिएक्शन आया तो इसकी अमेरिकन रीडरशिप ज़ाहिर-सी बात है मुतासिर हुई और फिर मामला किसी और तरफ चल पड़े। आगे हम चलते हैं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉवेलिस्ट है, और इसका एक नॉवल बहुत इम्पोर्टेंट है जिसके ऊपर सवाल भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और वो है विलियम थैकरे। और विलियम थैकरे जो है, इसका पूरा नाम विलियम मेकपीस थैकरे है। और इसकी 1-2 चीज़ें हैं जो बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। नंबर 1, ये वाहिद नॉवेलिस्ट है जो कलकत्ता में पैदा हुआ, यानी कि इंडिया में। इसका जो फ़ादर था, वो इंडियन गवर्नमेंट में था, यानी कि जो इंडिया के अंदर गवर्नमेंट थी इंग्लैंड की, उसके अंदर ये सिविल सर्वेंट था, ठीक है? और ये कलकत्ता के अंदर ही पैदा हुआ, लेकिन बड़ा आगे जाके फिर वो इंग्लैंड में इसकी सारी एजुकेशन वगैरह जो है ना वो इसकी इंग्लैंड में हुई थी, ठीक है जी? अच्छा। और एक और चीज़ मुझे याद आई उसके रिलेटेड, चार्ल्स डिकन्स से रिलेटेड। चार्ल्स डिकन्स का मैंने पेन नेम बताया था आपको? अगर नहीं बताया तो वही मैं बता देता हूँ। ये इसका पेन नेम था बॉज़। ये चार्ल्स डिकन्स का पेन नेम है। अच्छा, ये विलियम थैकरे का नहीं है, ये चार्ल्स डिकन्स का है। और विलियम थैकरे जो है, इसने भी एक असल में उस दौर में ना बहुत से लोग अपने पेन नेम के साथ लिख रहे थे। ख़वातीन राइटर्स भी और मेल राइटर्स भी। और शायद उसकी वजह ये होगी कि लोग पब्लिक को देखना चाह रहे हों फर्स्ट वर्क्स में, कि पब्लिक जो है वो क्या रिस्पॉन्स देती है। अगर अच्छा रिस्पॉन्स हो तो वो अपने नाम के साथ आ जाएँ, और अगर अच्छा रिस्पॉन्स ना हो तो वो अपने आप को किसी और जो है ना वो छुपा के रखें, या दोबारा फिर किसी और नाम से आ जाएँ। तो ये ज़्यादा ये पॉपुलैरिटी और इससे रिलेटेड चीज़ थी। निस्बत के उनका शेर, जिस तरह उर्दू के जो शायर हैं वो तो अपने शौक से और अपनी पोएट्री के स्टाइल की वजह से, या पोएट्री के जो थीम्स हैं उनकी वजह से अपना तखल्लुस रखते हैं।
लेकिन इन्होंने थीम्स की वजह से नहीं रखा हुआ, इन्होंने वैसे ही अपना एक ना रखा था। और थैकरे का जो था पेन नेम वो माइकल एंजेलो था, माइकल एंजेलो। ठीक है जी, माइकलो एंजेलो। और हाँ, इसके साथ एक और भी था, टिटमाश। ये इसका पूरा नाम है, यानी कि माइकलो एंजेलो टिटमाश। ये 3 नामों पे यानी कि उसने अपना एक नाम रखा हुआ। और ये उस दौर की बड़ी जो है ना, एक का बड़ा वेल नोन राइटर था अपने दौर में। जो इसका बेस्ट नोन नॉवल है वो है वैनिटी फेयर। वैनिटी फेयर, और ये मस्ट रीड नॉवल है। मस्ट रीड नॉवल किस सेंस में है, अगर आप विक्टोरियन एज को और लेटर विक्टोरियन एज की अगर हम बात करें, या मिडल मिडल विक्टोरियन एज कह लें, मिडल विक्टोरियन एज को अगर आप सही तरह समझना चाहते हैं तो उसके लिए वैनिटी फेयर पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। इसके अंदर उसने वैनिटीज़ का यानी कि जिक्र किया है, बिल्कुल वही जिस तरह ब्लेंडा की वैनिटीज़ हैं वो नियो क्लासिकल एज में, ठीक है। ये वैनिटीज़ अब थोड़ी सी ज़रा अगली स्टेज पे जा चुकी हैं, और एक क्या कह सकते हैं आपकी एक आर्टिफिशियल लाइफ है जो वो गुजार रहे हैं। जिस तरह की आर्टिफिशियल लाइफ आपको ऑस्कर वाइल्ड का, अगर आपने ड्रामा पढ़ा हुआ है इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, उसके अंदर जिस तरह की आर्टिफिशियल लाइफ है, बिल्कुल ऐसी आर्टिफिशियल लाइफ विक्टोरियन एज के अंदर चल रही थी। और इसका जो बैकड्रॉप है इस नावल का, इस नावल को मैं थोड़ा सा ज़रा बताता हूँ आपको। वो इस वजह से कि ये पेपर में इसमें क्वेश्चन भी आ सकता है, और ये बहुत ही वेल नोन नावल है। विक्टोरियन नावल के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही वेल नोन है। इसका जो बैकड्रॉप है वो नेपोलियन के साथ जो वॉर्स हो रही थी वो है, ठीक है। नेपोलियनिक वॉर्स, या फिर वाटरलू बैटल भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वाटरलू लास्ट बैटल थी जिसके अंदर इंग्लैंड जो है जीत गया था। ये इसका बैकड्रॉप है, या फिर वाटरलू। मैं ये सारा कुछ टाइप कर रहा हूँ, ठीक है जी। इसके अंदर उसने जो है ना वो 2 कैरेक्टर्स को कंपेयर करवाया। एक है बैकी, जो कि गरीब खातून है, लड़की है बल्कि, गरीब है वो, ठीक है। और एक अमीर है और उसका नाम एमेलिया है, ठीक है। ये ई से नहीं है, ये ए से है, अमेलिया। इसका आप जो है ना वो शॉर्ट समरी भी आप इसकी पढ़ सकते हैं, और जो भी। और बैकग्राउंड मैंने बता दिया आपको कि वाटरलू है। वाटरलू में क्या था कि एक क्लाइमेक्स है डेथ्स का, ठीक है। कोई भी वॉर होती है उसमें डेथ्स तो होती हैं। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट जो है ना इसने यहाँ पे पॉइंट रेज किया था, और वो पॉइंट ये है कि इंग्लैंड जो है वो बैटल जीत रहा है, ठीक है। लेकिन जो इन लोगों के पर्सनल लॉसेस हैं, जिस तरह बैकी का पर्सनल लॉस है, उसका एक जो करीबी रिश्तेदार अगर मर जाए, या जो उसका बिलवेड है, या जो जिसके साथ उसकी अटैचमेंट है, अगर वो मर जाए, ठीक है, इस वॉर के अंदर, तो क्या वो इस नेशनल जो ट्रायम्फ है, जो सारे इस विक्ट्री के अंदर इंजॉय कर रहे हैं और उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या वो उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं? यानी कि प्राइवेट लाइफ और जो नेशनलिज्म है, नेशनलिस्ट लाइफ है, इन दोनों को उसने कंपैरिजन में जाके ले आया, ठीक है। और फिर ये दिखाता क्या है, यानी कि जो अचीवमेंट है, वॉर जीतने की जो अचीवमेंट, जिसको इंसान बहुत बड़ी अचीवमेंट समझता है नेशनलिस्ट बनता हुआ, तो उस अचीवमेंट को उसने एक तरह से हॉलो अचीवमेंट दिखाया है कि आप जंग तो जीत गए हैं, लेकिन जो लॉस है वो बहुत ज़्यादा है। वो सिर्फ यही नहीं है कि आपके पैसे ज़ाया हुए हैं, बल्कि लाइव्स ज़ाया हुई हैं, बहुत सारी लाइव्स ज़ाया हुई हैं। और जिस तरह हमारे यहाँ पे दहशतगर्दी वाला सारा एक सिलसिला था, कोई 10-15 साल एक चलता रहा सिलसिला, तो उसके अंदर अगर आप देखें तो लॉस सिर्फ वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस नहीं है जो ये कह रहे होते हैं कि जी इतने मिलियन डॉलर का पाकिस्तान को लॉस हुआ, और ये सारा कुछ, वो लॉस तो शायद किसी तरह भी रिकवर हो सकता है। लेकिन जो असल लॉस क्या था कि लोगों की जो लाइव्स थी उनके दरमियान एक बिल्कुल एक हॉलोनेस आ गई थी। अब तो 7-8 साल में बहुत से लोग जो हैं वो ये सारी सिचुएशन को भूल चुके हैं। जब ये किसी का कंसर्न नहीं था कि ऐसा दौर भी आया था पाकिस्तान में, ये कंसर्न नहीं था कि चीज़ें महंगी हो रही हैं या सस्ती हो रही हैं, या बिजली आ रही है या नहीं आ रही, और सिर्फ कंसर्न ये था कि बंदा बच के घर आ जाए।
ठीक है, ख़ास तौर पे लाहौर में। डेली धमाके भी होते रहे हैं, ठीक है, ऐसा दौर भी आया। तो ये सारी जो वॉर वगैरह के अंदर जो सारा सिलसिला होता है, बेशक आप उसको कहते रहें हम जीत गए हैं, लेकिन एक हॉलोनेस तो उसके अंदर बहरहाल होती है उस ट्रायम्फ में। तो ये इसने दिखाया है। और उसके अलावा जो बेकी और एमेलिया जो है, एमेलिया एक स्पॉइल्ड जो है ना वो लड़की है, क्योंकि वो अमीर ख़ानदान की है, और बेकी जो है वो एक गरीब ख़ानदान की है। और फिर इनके दरमियान उसने दिखाया हुआ है कि जो वैनिटीज़ हैं वो किस तरह सोसाइटी के अंदर चल रही हैं। लोग यानी कि कितने वेन हो चुके हैं। वैनिटीज़ कहते हैं हम जिसे दिखावा आप समझ लें सिंपल वर्ड्स में। अ, और इसके अंदर एक जो है ना बड़ा एक शानदार इसका जो एंड है वो भी बड़ा पढ़ने वाला है। और इस एंड के अंदर इसने एक और भी जो विलियम थैकरे के जो सारे नॉवेल्स हैं उनके अंदर भी ये अपने आप को जिस तरह देखता है, ये खुद को ऐसे देखा जिस तरह के एक पपेट शो जो है ना वो करवा रहा है। पपेट्स क्या होती हैं, वो जिस तरह वो आपको पता है कि वो पुतलियाँ जिनके तमाशा दिखाया जा रहा है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो असल में पुतलियाँ ही हैं, जो कि एक राइटर के हाथ में है, और राइटर उनसे डिफरेंट जो है वो डेस्टिनीज है उनकी, और डिफरेंट डेस्टिनीज को वो खुद डिज़ाइन करके लेके जा रहा है। ठीक है, तो ये तो उसकी आर्ट से रिलेटेड भी है। और साथ ही साथ जो वैनिटी फेयर का जो अंदर थीम है वो भी आपको काफ़ी हद तक इससे जो है ना वो पता चल जाता है। और वो क्या है, पहली जो ये बिल्कुल एंड पे वो कहता है, मैं ज़रा उसको पढ़ता हूँ। वेनिटास वेनिटाटम, which of us is happy in this world? Which of us has his desire, or having it is satisfied? Come, children, let us shut up the box and the puppets, for our play is played out. ये बिल्कुल स्टैंड है। और ये जो वैनिटास वैनिटाटम है, इसका क्या मतलब है? वैनिटास वैनिटाटम का मतलब वैनिटी ऑफ वैनिटीज, यानी कि इल्यूजन। ठीक है, जो इस लाइफ के अंदर एक इल्यूजन है और उसको हम रियलिटी समझ बैठे हुए हैं। ठीक है, जो छोटी-छोटी कामयाबियाँ होती हैं, उनके ऊपर अपना फ़ोकस करके बैठे होते हैं कि बस ये कामयाबी मिल गई, तो पता नहीं क्या हो जाएगा, और ये सिर्फ़ वैनिटीज़ होती हैं और कुछ भी नहीं होता। और ये जो वैनिटीज़ के अंदर ही एक चीज़ इन्हेरेंट है, जो हम बार-बार कई दफ़ा हम डिस्कस करें, वो फ़ियर ऑफ फेलियर है, कि हम नाकाम हो जाएँगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी वैनिटीज़ ही हैं, जो हमें मजबूर करती हैं कि हम फेलियर से डरते रहें, और हम ये कहें पता नहीं क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, और हम पता नहीं क्या कुछ मैनी अदर थिंग्स। ठीक है, आप आजकल तो बहुत ही लंबी लिस्ट है इन वैनिटीज़ की। ठीक है, और उन्हीं वैनिटीज़ के अंदर हम एक फेक लाइफ जो है वो गुजार रहे होते हैं। और जो एग्जिस्टेंस है, जो रियल एग्जिस्टेंस है, क्योंकि रियल सेल्फ तो हम किसी को दिखा नहीं रहे। ठीक है, हर तरफ हम अपना फेक सेल्फ जो है वो दिखा रहे हैं। जब रियल सेल्फ आप लेके आते हैं तो लोगों का भी रियल सेल्फ वैसा ही होता है। ठीक है, लेकिन वो शो ये कर रहे होते हैं कि ये सिर्फ आपका रियल सेल्फ ऐसा है, हमारा नहीं है। ठीक है, और वो उनकी सिर्फ वैनिटीज होती हैं, और एट द एंड सारे ही एक तरह के लोग होते हैं, क्योंकि एक सोसाइटी में रह रहे होते हैं। जितना भी आपका फ़र्क होगा, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं हो सकता दूसरे इंसान से। इसकी एक बड़ी शानदार मिसाल है, एक नॉवल था, उसका एक एक्सट्रैक्ट हमारी जो है ना उर्दू की किताब में किसी दौर में होता था, घर से घर तक उसका नाम था। और घर से घर तक क्या था कि वो एक घर से दूसरे घर में रिश्ता देखने के लिए जाते हैं, और जब वो जाते हैं तो वो एक गाड़ी में आते हैं, और बड़ी शानदार उनकी गाड़ी होती है, और साथ उन्होंने बड़े अच्छे ड्रेसिंग की होती है। और जब वो घर के अंदर एंटर होते हैं तो वो उनके पर्दे और उनका जो सारा सामान होता है, वो जो चाइना के बर्तन, ये सारा कुछ देख के वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो इंस्पायर होते हैं उनसे। ठीक है, और उनको लगता है क्योंकि कि यार ये तो बड़ा अच्छा एक जो है ना वो मैच है। उसके बाद होता क्या है कि समहाउ वो जिस लड़की का रिश्ता देखने आए होते हैं वो भी आती है, उनसे मुलाकात करती है, उसके बाद वापस चली जाती है। तो जो आए होते हैं ना रिश्ता देखने, वो कहते हैं नहीं, हमने आपका बाकी घर भी देखना है। और वो आहिस्ता-आहिस्ता देखते हैं, बाहर उनके कमरे देखने के बाद ऊपर चल जाना शुरू हो जाती है, और वो उसको बड़ा रोकती है, जो घर की होती है, जो उसकी मदर होती है लड़की की, कि ऊपर ना जाएँ। लेकिन वो बहरहाल ऊपर पहुँच जाती है, और ऊपर जाके वो देखती क्या है कि एक बड़ा डिफरेंट मंज़र होता है। और वो डिफरेंट मंज़र क्या है कि वो लड़की का एक छोटा भाई है, उसके ऊपर हाथ पे उसके चाय गिर जाती है, और वो जनाब आओ देखता है ना ताओ, वो लड़की का जो ड्रेस होता है बड़ा शानदार जो उसने पहना होता है, उसके ऊपर ही उसके हाथ जो है ना वो रख देता है। और वो लड़की क्या कहती है
कि ये मैंने किसी से मांगा था, तुमने इसे आज ही खराब कर दिया। ये वो डायलॉग बोल रही होती है जब दूसरी खातून जो है ना वो ऊपर चढ़ती है, और जब वो ऊपर आके देखती है सारा मंजर, तो वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है। और जो जिनके घर रिश्ता देखने आए होते हैं, वो खातून जो है वो उसके आगे हाथ जोड़ के माफिया मांगती है और उसे कहती है कि हम ये सारा कुछ फेक कर रहे थे, लेकिन आप प्लीज हंसे ना, आप चली जाएं, और जो आपने रिश्ता नहीं करना ठीक है, हमें पता है, तो आप ना करें। लेकिन वो औरत जो है वो बताती है कि हम भी गाड़ी मांग के लेके आए थे, और ये सारे ड्रेसेस वगैरह हमने भी मांगे हुए हैं, तो हम घर से चले थे और अपने घर में ही आ गया, मतलब कि वो दोनों ही फेक आउट कर रहे थे, ठीक है। तो उसने, जिसने ये राइटर, मुझे राइटर का नाम मुझे भूल गया है, लेकिन ये बहुत ही कोई शानदार राइटर, शायद खातून राइटर थी, और उसने भी ये वैनिटीज के ऊपर एक तरह से लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये वैसे ही मेरे ज़हन में आ गया, तो मैंने कहा चलें ये भी डिस्कस कर लेते हैं। आगे अब देखें, इसके जो दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट नावल है, और अच्छा इसके नावल्स के नाम आपको जो है ना वो आप वैसे नाम नहीं मिलेंगे, जो आगे जो नावलिस्ट आ रहे हैं यहाँ पे आके ना, सोसाइटी बड़ी किसी और तरह की बन गई है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि विक्टोरियन एज के अंदर दुनिया के साथ ट्रेड बहुत शुरू हो रहा है, दुनिया का आना जाना बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और लेटर्स के ज़रिए और डिफरेंट वर्क्स के ज़रिए पता लग रहा है दुनिया के हालात, तो सब कुछ ही जो है ना मिक्स होता जा रहा है। कुछ अमेरिकन थीम्स जो हैं वो इधर आ रहे हैं, और यहाँ के थीम्स अमेरिका में जा रहे हैं, बहरहाल वो पहले भी थे। तो ये इस तरह की यानी कि जो सिचुएशन है वो डेवलप हुई हुई है। सेकंड इसका जो नावल है, और ये आप समझ सकते हैं कि वैनिटी फेयर की ही कॉन्टिन्यूएशन है, ठीक है। जो इसका फर्स्ट नावल इसका है, ये पेनेडिस पेंडेनिस पेंडेनिस, ये स्पेलिंग जरा इसके देख लीजिएगा, मेरा ख्याल है ये स्पेलिंग है। पेंडेनिस जो है ये इसने बिल्कुल वैसा ही नावल आपको नजर आया अगर आप इसे पढ़ें, तो ये डेविड कॉपरफील्ड की तरह का बिल्डंग्स रॉमन किस्म का नावल है, और ये इसके साथ बेशक आप लिख भी लें कि ये बिल्डंग्स रॉमन नावल है। और एक और इसने लिखा था, द हिस्ट्री ऑफ हेनरी, द हिस्ट्री ऑफ हेनरी एस्मंड, द हिस्ट्री ऑफ हेनरी। अच्छा, और ये वाला जो नावल है इसके अंदर आप कह सकते हैं कि ये इसने दिखाया है कि जो इसकी अपनी डार्कर साइड है ना, ये एक तो हिस्टोरिकल नावल है ये, ठीक है, ये जो सेकंड वाला है हिस्टोरिकल नावल है, थर्ड सॉरी, द हिस्ट्री ऑफ हेनरी एस्मंड। और इस नावल के अंदर इसकी जो आपको थैकरे की जो डार्क साइड है, मतलब कि वो जो पहले वाली थी उनके अंदर इतनी उसने मिजरीज और पेन वगैरह ये नहीं दिखाया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा नजर आता है। और उसके बाद दो नावल इसके और हैं, द न्यू कम्स और द विजियनस, द न्यू कम्स। अच्छा, अब आपने देखा होगा ये लोगों के काम जो है वो बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं, और वो उसकी वजह क्या है कि पब्लिक जो रीडरशिप है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। लोगों की डिमांड है कि नॉवेल्स हों, ठीक है, और इसीलिए ये लोग बहुत ज़्यादा नॉवेल्स लिख रहे थे, और अखबारात के अंदर अब नॉवेल्स पब्लिश हो रहे हैं, यानी कि एक तरफ अगर चार्ल्स डिकन्स की एक किस्त आई है तो साथ इसके एक नॉवल की किस्त आ जाएगी, फिर एलिजबेथ गैस्केल की आ जाएगी, इस तरह यानी कि जो सीरीज के अंदर, सीरियल्स के अंदर नॉवेल्स लिखे जा रहे थे, तो वो सारे आपको जो है ना इसके अंदर नजर आएंगे। अच्छा, और एक चीज़ इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, द न्यू कम्स जो है इसके अंदर एक इसने एक्सपेरिमेंट किया है, लिटरेरी एक्सपेरिमेंट, और वो क्या है, ऑल्टरनेटिव एंडिंग। ऑल्टरनेटिव एंडिंग हम किसे कहते हैं, ये मैं लिख भी देता हूँ, ऑल्टरनेटिव एंडिंग। ऑल्टरनेटिव एंडिंग हम किसे कहते हैं कि दो एंडिंग्स हो, यानी कि एक एंडिंग आपको दिखा दी गई है जिसके अंदर जो मिजरेबल है, और एक तरफ आप एंडिंग दिखा दें जो कि बड़ी अच्छी है, ठीक है। तो इस तरह का बहरहाल ये नॉवलिस्ट है। इसके बाद जो फीमेल नॉवलिस्ट हैं वो हम इकट्ठे ही सारे देख लेंगे, और एक इसके लेवल का इसी तरह की ही एक नॉवलिस्ट है, एंटनी ट्रेलप। और ट्रॉलप जो है, एंटनी ट्रॉलप जो है, अ, इसके अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर आपको वही रियलिज्म एक तरह से नजर आएगी, लेकिन इसकी रियलिज्म और इसका जो नॉवल का जो स्टाइल है वो ऐसा है कि जैसे इसने एक कोई फ्री टाइम में पढ़ने के लिए एक रीडिंग बुक जो है वो इसने लिखी है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर
वो वाले थीम्स को इतने गहराई के साथ एक्सप्लोर नहीं कर रहे ये लोग, जितनी गहराई से आपको लगता है कि चार्ल्स डिकन्स की बहुत से राइटिंग्स ऐसी हैं जो आप बिल्कुल बैठ के वैसे ही इंजॉय के लिए पढ़ते हैं, और इनके अंदर वो फिलोसफी आपको ये शेक्सपियर की स्टडीज़ की तरह की नहीं है, जॉन कीट्स की पोएट्री की तरह की नहीं है, और भी जो फिलोसॉफिक राइटिंग्स होती हैं या मॉडर्न वर्ल्ड के जो नॉवेल्स हैं, बहुत से ऐसे हैं जिनको आप सिर्फ फ्री टाइम की या पास टाइम के तौर पे नहीं पढ़ सकते, बल्कि आपने उनको समझना होता है, उनकी पॉलिटिक्स उनके अंदर होती है। तो इनके अंदर पॉलिटिक्स यकीनन थोड़ी बहुत इन्वॉल्व है, जिस तरह के वो वैनिटी फेयर के अंदर थी, थोड़ी सी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, लेकिन एंटनी ट्रॉलप जो है ये बिल्कुल जो है ना वैसे लिख रहा है कि एक आपका पास टाइम है, नॉवल को एक पास टाइम के तौर पे यानी कि समझ रहा है, ठीक है। और इसके जो नॉवेल्स हैं, फर्स्ट टू इसके जो नॉवेल्स थे उनकी सेटिंग जो है वो आयरलैंड है, और बाकी जो इसके नॉवेल्स हैं उनके अंदर इसने फिर इंग्लैंड और आयरलैंड इसके जो है ना वो करता रहा है। और मास्टरपीस इसका जो है बाकेस्टर टावर्स है। खैर पहले हम ज़रा इसके जो आयरिश थीम पे नॉवेल्स हैं, या यानी कि उनका जो सेटिंग है, जहाँ पे वो सेटिंग हो रही है उनके नॉवल की, जो स्टोरी टेक प्लेस कर रही है, वो आयरलैंड है, ठीक है। तो आयरिश नॉवल कह लें आप उसको, या नॉवेल्स विद आयरिश सेटिंग्स, और इनके नाम जो है बड़े अजीब व गरीब से नाम है। एक तो है द कैलीज एंड द ओ कैलीज, और बड़े अजीब अजीब से इन द सेंस के इंग्लिश में ऐसे नाम होते नहीं हैं। एक तो ये उसकी वजह क्या है भला कि ये डिफरेंट क्यों है नाम, क्योंकि ये आयरिश जो लैंग्वेज है उसको कंबाइन करके नाम जो है लिखे गए हैं। जिस तरह जॉन मिल्टन का आपको याद है कि उस दौर में क्योंकि लैटिन का बड़ा शोर था और लैटिन का बहुत ज़्यादा चल रहा था, चर्चा था, तो इसीलिए उसके जो वर्क्स हैं उनके नाम उसने लैटिन से भी लिए हुए हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह ये क्योंकि आयरिश थीम पे लिख रहा है या आयरिश इसका वो है, तो इसलिए इसने वो नाम भी उनके जो है ना आयरिश स्टाइल के रखे हुए हैं। ये एक नॉवल का नाम है, ये दोनों का नाम नहीं है। द कैलीज एंड द ओ कैलीज, ये एक नॉवल है, और दूसरा मैक्टरमोट्स ऑफ वैलिकुलॉन। मैक्टरमोट्स इसका मतलब आप देखने की कोशिश ना कीजिएगा, आपको नहीं मिलेगा। आयरिश के अंदर अगर आप इसका ढूंढेंगे तो शायद आपको मिल जाए। अच्छा, और ये वो दौर है जब ग्रेट फैमीन की बातें हो रही थी। ग्रेट फैमीन जो है ना वो आया हुआ था, और उस ज़माने में इसने आयरलैंड को पोर्ट्रे किया। और एक इसका नावल जो है वो अ, एक और नावल भी है आयरिश थीम पे, बल्कि दो हैं, एक कंप्लीट है और एक इनकम्प्लीट है। कासल रिचमंड जो है इसका, वो भी आयरिश थीम पे है। कासल रिचमंड, और एक इसका लैंड लीगर्स, ये इनकम्प्लीट नावल है इसका, द लैंड लीगर्स। अच्छा, जो इनकम्प्लीट नावल्स है ना, इनके ऊपर ये ज़रा थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये लेसर नोन वर्क्स होते हैं, और हो सकता है कि ये इस तरह के आपको जो है ना वो पेपर के अंदर आ जाए। अच्छा, बारकेस्टर टावर्स जो है ना वो इसका मास्टरपीस है, और ये कोर्स के अंदर भी है, ठीक है, बारकेस्टर टावर्स। और ये इसने तकरीबन 1857 के अंदर नहीं लिखा है इसने, बारकेस्टर टावर्स। और इसके अंदर उसने जो दिखाया है एक बिल्कुल डिटेल में, इसको हम बदल देखेंगे एक दफ़ा, आज नहीं लेकिन देखेंगे ज़रूर। ये एक बिल्कुल एक कैथीड्रल टाउन है, और उसकी लाइफ के बारे में उसने दिखाया हुआ है। और ये रिमार्केबल इसलिए है कि इसके अंदर जो करेक्टर्स हैं, जो रिलीजियस लोग हैं, उनको बहुत ही डिटेल के साथ उसने एक्सप्लेन किया, उसने दिखाया। और ये जो ट्रॉलप के जो नॉवेल्स हैं, इनको भी अगर आप देखें तो विक्टोरियन इंग्लैंड की जो सोसाइटी के अंदर जो प्रोग्रेस हो रही थी ना, प्रोग्रेस यानी कि जो उनकी मटेरियल प्रोग्रेस थी, ये उसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा जो ना वो लेके आते हैं। और प्रोलिफिक राइटर है ये बहुत ज़्यादा, जो आपको नज़र ही आ रहा है, इतने इसके वर्क्स हैं, तो ये तकरीबन उस दौर में सभी लोग जो है ना वो ये काम लिख रहे थे। अच्छा, एक और भी चीज़ इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो ये कि ये पोस्ट ऑफिस जो है उसके अंदर ये सिविल सर्वेंट था। एक पोस्ट ऑफिस, सिविल सर्वेंट इन पोस्ट ऑफिस, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है।
अच्छा, वो इम्पोर्टेंट बात क्यों है वो मैं बताने लगा हूँ आपको। वो इसलिए कि ये जो आपने देखा हुआ है ना एट पोस्ट ऑफिस, अच्छा ये मेरा ना कैप्स लॉक दब गया, खुद ब खुद ही कैपिटलाइज हो रहा है। अच्छा, सिविल सर्वेंट था ये पोस्ट ऑफिस में, और वो जो वो आपने देखे हुए है ना जो लेटर बॉक्स होता है, जो पिलर के ऊपर लेटर बॉक्स लगा होता है, तो वो पिलर बॉक्स जो है कहते हैं ये एसोसिएट किया जाता है कि ये इसकी इन्वेंशन थी, ठीक है। इसने ये एक इनोवेशन आप समझ लें, तो जो इनोवेशन थी उसके अंदर पोस्ट ऑफिस के अंदर वो ये लेके आया था। और वो पिलर बॉक्स उसे कह लें आप, यहाँ लेटर बॉक्स जो जो पिलर के ऊपर जो लेटर बॉक्स होता है, ठीक है। वो इसके जो है ना उन्होंने कहा हुआ, पता नहीं अब ये इसमें सच कितना है और हकीकत है या नहीं है, लेकिन बहरहाल इसको ये क्रेडिट दिया जाता है कि इसने ये काम किया था। और ये मैंने आपको बता दिया कि ये विक्टोरियन जो एरा है उसके कैरेक्टर्स को बड़े अच्छे तरीके से दिखाता है, और थोड़ी सी आपको इसके अंदर आयरनी भी नज़र आएगी, लेकिन इसका जो सोशल कंसर्न और जो आपको नज़र आया था उसके अंदर चार्ल्स डिकन्स में, या जो थोड़ी सी मेलैंकली का एलिमेंट है या शार्पनेस का एलिमेंट है थैकरे में, और जो बाकी राइटर्स हैं जो उस दौर के अंदर एक और बड़ी बात थी कि डायडैक्टिक लिटरेचर लिखा जा रहा था, ये उन सब के अंदर जो है ना इस ये ज़रा थोड़ा उनसे साइड पे है, यानी कि बिल्कुल वैसा नहीं है, इसके ज़रा थोड़े से डिफरेंट है। और आप इसको कह सकते हैं कि इसका नॉवल है वो उनके अगर नॉवेल्स को समझा जाए तो वो नॉवल ऑफ मैनर्स हैं, यानी कि क्योंकि वो डिक्टेट कर रहे हैं कि इस तरह चलें और इस तरह ना करें और इस तरह करें। और इसका जो नॉवेल्स हैं वो बिहेवियर के नॉवेल्स हैं, ठीक है। हाँ जी, द लैंड लीगर्स, जो द इनकम्प्लीट नॉवल इज द लैंड लीगर्स, और ये भी आयरिश थीम के ऊपर ही है, ठीक है। द लैंड लीगर्स इज द इनकम्प्लीट नॉवल, ये मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ठीक हो गया जी। और इसकी जो सेकंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी था उसमें से बहुत ज़्यादा लोगों ने पढ़ा है इसको। और उस दौर में नॉवेल्स की क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड थी और मार्केट भी थी बहुत ज़्यादा, वहाँ पे अमेरिका में भी जा रहे हैं और वहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, और इसके अलावा जो बरसगीर के जो लोग हैं वो भी पढ़ रहे हैं। और आपको पता है कि बरसगीर के अंदर भी नावल की जॉनरा जो है वो कहाँ से आई है, वो इंग्लैंड से आई है। पहला नावल कौन सा था उर्दू का, तो बता सकता है पहला नावल? जनरल नॉलेज का क्वेश्चन, उर्दू का पहला नावल कौन सा था और पहला नॉवलिस्ट कौन है? चलें पहले ये बताएं जरा, पहला नॉवलिस्ट कौन है उर्दू का? मुंशी प्रेमचंद was a short story writer and he is in 20th century। बहुत देर है ये तो 1932-33 का कहीं बंदा है। ऑप्शंस दूं? अच्छा जी, मिर्जा गालिब और अ, और कौन से कोई ऑप्शंस मेरे जेहन में नहीं आ रहे। मुझे लग रहा है मैं आपको सही आंसर पहले ही बता दूंगा। अच्छा खैर, कौन का है? डिप्टी नज़ीर अहमद, वेरी गुड। डिप्टी नज़ीर अहमद फर्स्ट नॉवलिस्ट है, और मिरातुल उरूस ही, मेरा भी ये ख्याल है कि मिरातुल उरूस यहाँ बहरहाल ये फर्स्ट नॉवलिस्ट जो है वो डिप्टी नज़ीर अहमद है, ठीक है। और कौन से नॉवलिस्ट हैं उसी दौर के बहुत ही मशहूर नॉवलिस्ट हैं? बानो कुदसिया, खुदा का नाम है हमारी, या तबीयत ठीक है तुम्हारी? बानो कुदसिया ये अभी 15-20 साल पहले की बात है सारी। बानो कुदसिया का, अच्छा उस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ। आपने किसी ने नाम सुना फिरदौसे बरी? नॉवल है उर्दू का फिरदौसे बरी। अच्छा नहीं सुना। अच्छा ये मिरातुल उरूस का मतलब क्या है? ये भी जरा थोड़ा सा आज आपका जनरल जनरल नॉलेज जरा मैं आपका टेस्ट कर रहा हूँ आज। मिरातुल उरूस का मतलब किसी को पता है? एनीवन? नो वन। ये जो है ना हमें पता होना चाहिए, वो इसलिए कि उर्दू हमारी कौमी जुबान है, ये हमारा नेशनल लिटरेचर है। अगर हमें इसका नहीं पता होगा तो मेरा ख्याल है कि को बड़ी एक अफसोसनाक सूरत हाल है। खैर,
डिप्टी नज़ीर अहमद के बाकी नावल कौन कौन से हैं और उनका नावल का पर्पस क्या था, ये किसी को पता है? ब्राइड्स मिरर, यस, मिरातुल उरूस, ब्राइड्स मिरर। हाँ जी, कोई भी, किसी को भी नहीं पता। इन्होंने नावल इसलिए लिखे थे कि इन्होंने अपने बच्चों को एजुकेट करना था और उनकी बेटियां ही थी, और इन्होंने कहा कि मैं इनको एजुकेट करना चाहता हूं, तो क्यों ना मैं होम स्कूलिंग का उस दौर में भी नामो निशान भी शायद ना हो, जब उन्होंने कहा कि मैं नावल लिखूंगा अपने बच्चों के लिए। और अगर आपने ये नावल पढ़ा हो मिरातुल उरूस, या दूसरा इनका जो नावल है जिसमें इसी बल्कि नावल में असगरी और अकबरी, अगर आपने इस नावल को पढ़ा हो, एक तो आपसे 5 पेजेस से ज़्यादा शायद आप पढ़ ना सकें क्योंकि उसकी उर्दू बहुत ही टफ है आजकल की उर्दू के हिसाब से, क्योंकि आप लोग तो उमैर अहमद और निमर अहमद जैसी उर्दू पढ़ते हैं, इंग्लिश उर्दू मिक्सड होती है, तो आपको तो इसका जो है ना समझ आना बड़ा मुश्किल है। बहरहाल ये बड़ा एक जो है ना वो शानदार नावल है इसका। और उसके अलावा इनका जो सबसे बेस्ट नावल जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और समहाउ मेरी रिसर्च के अंदर भी इन्वॉल्व है, वो है इब्नुल वक्त। इब्नुल वक्त यानी कि द सन ऑफ टाइम्स, मतलब कि जो वक्त के साथ साथ बदलता रहता है। ड्रामा भी बना होगा, असगरी अकबरी और मिरातुल उरूस ड्रामा बना होगा, यकीनन बना होगा, लेकिन असल में ये नावल था, ठीक है। और भी इनके नावल हैं, और एक और बड़ा मशहूर नावल है अमराओ जान अदा, वो किसी ने पढ़ा है आप में से? आज उर्दू लिटरेचर के ऊपर मेरा थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि कभी आपको लेक्चर देना पड़ेगा ताकि आपको उर्दू लिटरेचर का भी पता हो कि इसकी हिस्ट्री क्या है, किस तरह ये उर्दू लिटरेचर जो है वो चलता आया है। खैर ये तो बात बड़ी लंबी हो जाएगी। हाँ जी, टाइम एंड होने लगा है। आज टाइम एंड होने का बड़ी जल्दी पता लगा है। खैर ये तो मुझे लग रहा है वैसे ही एंड ऑफ टाइम्स लग रहा है मुझे, जब अपना हमें नेशनल लिटरेचर गया है उसका नहीं पता। अच्छा, जो खैर जो फीमेल नॉवलिस्ट हैं उनके बारे में 3-4 जो हैं उनका मैं आपको नाम बता देता हूँ। एक तो जॉर्ज इलियट है जो विक्टोरियन नॉवलिस्ट है, और यानी कि विक्टोरियन एज के अंदर अंदर ही इसकी डेथ भी हो गई। और दूसरी है एलिजबेथ गैस्कल। और इनमें जो सबसे बेस्ट नॉवलिस्ट हैं वो तो ब्रॉन्टी सिस्टर्स हैं, ठीक है। ब्रॉन्टी सिस्टर्स जो हैं वो जॉर्ज इलियट से भी एक स्टेप अहेड हैं। और एलिजबेथ गैस्कल बहरहाल किसी और तरह लिखती है, काफ़ी ज़्यादा इसने चीज़ें लिखी हैं, शॉर्ट स्टोरीज बहुत हैं एलिजबेथ गैस्कल की, ठीक है। उनके यानी कि लिस्ट ही काफ़ी लंबी है शॉर्ट स्टोरीज की। लेकिन जॉर्ज इलियट बहरहाल आपने पढ़ा भाई, इसके नॉवल्स हैं और इसके मेरे ख्याल 6 के करीब नॉवल्स हैं, ठीक है। वो भी सारे हम करते हैं ब्रेक के बाद। और एक और जो इसके अंदर है एलिजबेथ गैस्कल, ब्रॉन्टी सिस्टर्स जो हैं इनके काम जो हैं वो कम हैं, वर्क्स इनके बहुत कम हैं, लेकिन क्योंकि इनकी डेथ्स जो हैं वो जल्दी होती रही हैं, लेकिन इनकी जो वर्थ है उनके वर्क्स की वो बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। ये फीमेल राइटर्स हो जाएंगी तो उसके बाद हमारे पास कोई एक आधा माइनर राइटर्स जो हैं, जिस तरह ये रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन है, इस तरह के किसी एक बंदे का जो है ना, एक दो बंदे इस तरह के हैं। और उसके बाद विक्टोरियन एज के सारे जो नॉवलिस्ट हैं वो ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे। लें जी, अब हम थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं और उसके बाद आते हैं।